हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा पॉलिटी का टेस्ट नंबर 3 है, जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, आयोग के पास मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है और यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता। तो ये कथन बिल्कुल सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के पास मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है और ये पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा भी नहीं दे सकता है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो ये कथन हमारा गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक या फिर अपना विशेष प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है, ना कि राज्यपाल को, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बल्कि राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का भी प्रावधान करता है। यानी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्यों के स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, वो किया जाता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची के उल्लिखित विषयों के अंतर्गत आते हैं। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो कि राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल हो। आयोग किसी मामले की जांच के दौरान या उसके उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है, जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या फिर नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन या फिर किसी अन्य कार्रवाई के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्य सरकार को या फिर किसी प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। यह पीड़ित को तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देशों, आदेशों या फिर रिटों के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि आयोग का कार्य मुख्य रूप से सलाहकारी प्रकृति का है, वो सिर्फ सिफारिशें दे सकता है। इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है और ये पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता। यहाँ आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार या फिर किसी अन्य प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। इसकी सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है, इस बारे में आयोग को 1 माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार या फिर किसी अन्य प्राधिकरण के लिए सिर्फ सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन उसकी सिफारिशों पर राज्य सरकार के द्वारा या फिर अन्य प्राधिकरणों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में आयोग को 1 महीने के अंदर सूचना देना अनिवार्य है। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन या फिर अपना कोई विशेष प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। इन प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है और यह बताया जाता है कि आयोग के द्वारा दी गई अनुशंसाओं के संबंध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और यदि आयोग की किसी सलाह को राज्य सरकार के द्वारा नहीं माना गया है तो इसके लिए भी उसे तर्कपूर्ण उत्तर देना आवश्यक होता है। तो यह है राज्य मानवाधिकार आयोग। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारीय विघटन घटना यानी टाइडल डिसरप्शन इवेंट का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? तो ज्वारीय विघटन घटना किसे कहते हैं? ज्वारीय विघटन घटना का मतलब है ब्लैक होल के द्वारा किसी तारे का विनाश, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह ब्लैक होल के द्वारा किसी तारे का विनाश है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। और ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि हाल ही में
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के टेलीस्कोप के द्वारा एक विशाल ब्लैक होल को एक तारे का विनाश यानी उसे अपने अंदर समाहित करते हुए देखा गया था। ब्लैक होल के द्वारा किसी तारे को समाहित करने वाली यह घटना 5वां उदाहरण थी। यह घटना पृथ्वी से 250 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक अन्य आकाशगंगा में यानी किसी दूसरी आकाशगंगा के केंद्र में घटित हुई थी। ब्लैक होल के द्वारा किसी तारे को समाहित करने की खगोलीय घटना को ज्वारीय विघटन घटना यानी टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट कहा जाता है। टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट के दौरान ब्लैक होल का ज्वारीय बल आसपास के तारे को विघटित कर देता है। यद्यपि तारे का लगभग आधा मलबा अपने मूल स्थान पर बना रहता है, लेकिन अन्य आधा मलबा ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से आकर्षित होता है। ब्लैक होल से जुड़ी इस पदार्थ की क्रमिक वृद्धि उत्सर्जन की एक अल्पकालिक ज्वाला उत्पन्न करती है, जिसे ज्वारीय विघटन घटना के रूप में जाना जाता है। यानी ब्लैक होल के द्वारा किसी तारे को अपने में समाहित करने की जो खगोलीय घटना होती है उसे कहा जाता है ज्वारीय विघटन घटना। और हाल ही में नासा के टेलीस्कोप के द्वारा एक ब्लैक होल को किसी तारे का विनाश करते हुए देखा गया था, जो कि कोई पहली घटना नहीं थी बल्कि ये 5वीं घटना थी। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 358 और 359 संबंधित हैं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352 में मूल अधिकारों पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। जैसे अनुच्छेद 358 यानी आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल जो 359 है वो आर्टिकल 20 और 21 के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन्हें छोड़कर बाकी दूसरे मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। आर्टिकल 358 और 359 के बीच क्या अंतर है उसे देखते हैं। आर्टिकल 358 केवल आर्टिकल 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है। जो भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत मूल अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 358 केवल आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका प्रवर्तन राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 359 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर आर्टिकल 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। यानी यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर, तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, अपने आप ही निलंबित हो जाता है, जबकि आर्टिकल 359 मूल अधिकारों का स्वतः ही निलंबन नहीं करता है। यानी आर्टिकल 359 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन स्वयं नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि वह निर्दिष्ट मूल अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 यानी आर्टिकल 358 केवल बाह्य आपातकाल यानी जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया है उसके समय में ही लागू होता है। यानी आर्टिकल 358 केवल बाह्य आपातकाल के मामलों में ही लागू होता है, आंतरिक आपातकाल के मामले में लागू नहीं होता है। आंतरिक आपातकाल मतलब सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर आपातकाल घोषित किया गया है तो आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होता है, जबकि आर्टिकल 359 बाह्य और आंतरिक दोनों ही आपातकाल के मामले में लागू होता है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि आर्टिकल 359 मूल अधिकारों के प्रवर्तन को राष्ट्रपति के द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए निलंबित करता है और यह अवधि संपूर्ण आपातकाल की अवधि या फिर अल्प अवधि भी हो सकती है। यानी जो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 के तहत दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन होता है वो आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए होता है। जब तक आपातकाल रहेगा तब तक आर्टिकल 19 के तहत दिए गए मूल अधिकार भी निलंबित रहेंगे, लेकिन आर्टिकल 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों का निलंबन संपूर्ण अवधि के लिए नहीं होता। वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति उन्हें कितनी अवधि के लिए निलंबित करता है। आर्टिकल 358 संपूर्ण देश में लागू होता है और आर्टिकल 359 संपूर्ण देश में या इसके किसी एक भाग विशेष में लागू हो सकता है। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि आर्टिकल 359
आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। आर्टिकल 358 राज्य को आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने अथवा कार्यकारी कदम उठाने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि आर्टिकल 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित किया गया है। यानी राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं या फिर कुछ मूल अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 19 के तहत दिए गए मूल अधिकार सभी निलंबित हो जाते हैं। तो ये है मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत विनियमित हैं? यानी इनमें से कौन सी सेवाएं हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत विनियमित हैं? नंबर 1 है सोशल मीडिया साइट्स, बिल्कुल सही है, सोशल मीडिया साइट्स भी इसके अंतर्गत विनियमित हैं। नंबर 2 है ओवर द टॉप यानी OTT स्ट्रीमिंग सेवाएं, ये भी हैं। नंबर 3 है ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं, ये इसके अंतर्गत विनियमित नहीं है। नंबर 4 है डिजिटल समाचार साइट्स, ये भी इसके अंतर्गत विनियमित हैं। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 सामान्यतः सोशल मीडिया साइट्स, डिजिटल समाचार साइट्स और OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित हैं। इसमें सोशल मीडिया मध्यस्थों, शिकायत अपील समितियों, ऑनलाइन सुरक्षा और उपयोगकर्ता की गरिमा सुनिश्चित करने और गोपनीयता नीतियों के बारे में उपयोगकर्ता को शिक्षित करने के दिशा निर्देश शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसे सुनिश्चित करने के लिए एक निरीक्षण तंत्र तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 किसके अंतर्गत आता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के लिए प्रारूप नियम जारी किए गए थे। इन नियमों के अंतर्गत ऑनलाइन खेलों को एक स्वयं विनियामक संस्था यानी सेल्फ रेगुलेटिंग संस्था के पास पंजीकृत कराना होगा और इसके साथ ही केवल उन्हीं खेलों को भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें संस्था के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को खेलों के परिणाम पर सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं होगी, इसीलिए चर्चा में था। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये नियम जारी किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है इनमें? प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य कौशल आधारित खेलों से होने वाले संभावित नुकसान से उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करना है और इन नियमों को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी इन नियमों को ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो प्रारूप नियम जारी किए गए हैं उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं, ना कि देशीकृत नागरिक, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है, न कि देशीकृत नागरिक। तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं। ये दोनों उल्टा कर दिया गया है इन दोनों को, इसलिए हमारा सही आंसर होगा। हमसे पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। दोहरी नागरिकता के प्रावधानों के बीच प्रथम दृष्टया एक अंतर यह है कि भारतीय संविधान सक्रिय रूप से दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है। यानी हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का नहीं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में इस पर किसी भी प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है।
भारत में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने के लिए सिर्फ इतनी योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर चाहे वो जन्म से भारत का नागरिक हो या फिर देशीकृत के आधार पर भारत का नागरिक हो। जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होते हैं, देशीकृत नागरिक वहाँ राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। जहां मूल अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को दिए गए हैं, वहीं मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है, इसलिए कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है, संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। कुछ मूल कर्तव्य नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना एक नैतिक कर्तव्य है। ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और पद्धतियों से संबंधित हैं। दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। नेक्स्ट विशेषता है मूल कर्तव्यों की, जहां एक तरफ कुछ मूल अधिकार सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, वहीं दूसरी तरफ मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ना कि विदेशों के लिए। नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं, यानी इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान में सीधे न्यायालय के माध्यम से इनके क्रियान्वयन की कोई व्यवस्था प्रदान नहीं की गई है, यानी उनके उल्लंघन के विरुद्ध कोई भी कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यानी अगर कोई नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन संसद उपयुक्त विधि के द्वारा इनके कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र है। संसद इसके लिए स्वतंत्र है, अगर वो चाहे तो मूल कर्तव्यों के लिए कोई विधि बना सकती है, इसके लिए संसद स्वतंत्र है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत वर्णित मूल कर्तव्य हैं? इनमें से कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं? नंबर 1 है ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, तो ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। नंबर 2 है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। नंबर 3 है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। नंबर 4 है मतदान करना, मतदान करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये जो 4 मूल कर्तव्य हैं ये हमारे राष्ट्र के प्रति हैं। अब उसके बाद 5 से लेकर 7 तक जो मूल कर्तव्य होंगे वो हमारे समाज के प्रति हैं। जैसे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अब 8 से लेकर जो 11 तक मौलिक कर्तव्य हैं वो व्यक्ति के प्रति यानी स्वयं के प्रति हैं। 8 से लेकर जो 11 तक मौलिक कर्तव्य हैं वो स्वयं के प्रति हैं। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। तो ये हैं हमारे मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये कथन हमारा सही है। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा आपातकाल का अनुमोदन कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इसकी उद्घोषणा संविधान के आर्टिकल 352 के तहत वर्णित है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा आर्टिकल 352 के तहत की जाती है। मूल रूप से संसद के द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे कम कर दिया गया। हालांकि यदि आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन 1 माह की अवधि के दौरान बिना उद्घोषणा के अनुमोदन के हो गया हो, तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, जबकि इस बीच राज्यसभा के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। यानी यह बताने की कोशिश की गई है कि यदि आपातकाल की उद्घोषणा के समय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब या तो लोकसभा का विघटन हो गया हो या फिर जब राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन करना हो तो उससे पहले ही लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो जो उद्घोषणा है वो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी और उस 30 दिन के अंदर उस 1 महीने के अंदर लोकसभा के द्वारा उसे अनुमोदित करना होगा, जबकि इसी बीच राज्यसभा के द्वारा बेशक उसका अनुमोदन कर दिया गया हो लेकिन आपातकाल की उद्घोषणा जारी रहेगी। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। आवधिक संसदीय अनुमोदन का ये प्रावधान भी कि 6 माह पर इसे बढ़ाया जा सकता है, ये प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ही शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना का भाग है। हमें बताना है कि इनमें से कौन से बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। नंबर 1 है सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति, तो है हमारे मूल संरचना का भाग है। नंबर 2 है सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, ये अमेरिका से रिलेटेड है, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारे संविधान की मूल संरचना का भाग नहीं है। नंबर 3 है संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, ये भी हमारे संविधान की मूल संरचना का भाग है। और नंबर 4 है शक्तियों का पृथक्करण, ये भी हमारे संविधान की मूल संरचना का भाग है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 3 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमारी मूल संरचना के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामला 1967 में दिए गए अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट यानी अपने निर्णय को पलट दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद जो आया था 1973 में, उसमें गोलकनाथ मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसे पलट दिया था। इसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद को किसी भी मूल अधिकार को सीमित करने या फिर वापस लेने का अधिकार है,
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। यह आपको ध्यान रखना है। इसने निर्णय दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि आर्टिकल 368 के तहत संसद की संवैधानिक शक्ति इसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देती है। इसका अर्थ है कि संसद किसी ऐसे मूल अधिकार को सीमित नहीं कर सकती या संसद किसी ऐसे मूल अधिकार को वापस नहीं ले सकती है जो संविधान की मूल संरचना का भाग है। संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा नेहरू गांधीवाद 1975 में भी पुनः पुष्टि की गई और इसे लागू किया। अब मूल संरचना में क्या क्या शामिल है, अभी तक क्या क्या शामिल हुआ है, तो संविधान की सर्वोच्चता मूल संरचना का भाग है। भारतीय राजनीति की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक प्रकृति, संविधान का पंथनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये सब मूल संरचना के भाग हैं। संविधान का संघीय रूप, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य यानी सामाजिक आर्थिक न्याय, ये संविधान का मूल भाग है, यानी संविधान की मूल संरचना का भाग है। न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यायिक समीक्षा की जाती है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं। संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावी पहुंच, मूल अधिकारों के अंतर्निहित सिद्धांत यानी मूल अधिकारों के सार तत्व, आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त शक्तियां और आर्टिकल 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट की शक्तियां, ये सभी मूल संरचना के भाग हैं। संसद इन्हें बदल नहीं सकती है, जबकि सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली मूल संरचना का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है विशेषता, दूसरी तरफ है कि उन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है। नंबर 1 है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है मूल अधिकार। मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ना कि फ्रांस के संविधान से, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। नंबर 3 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो ये हमारा सही सुमेलित है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अब देखते हैं कि किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। भारतीय संविधान ने विश्व के विभिन्न संविधानों से कई विशेषताएं ली हैं, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है हमने संघीय तंत्र, यानी अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रावधान है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये सभी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। ब्रिटेन के संविधान से लिया है संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। अमेरिका के संविधान से लिया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से लिया है एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी जिसमें केंद्र मजबूत होगा उसके साथ संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो निलंबन करते हैं हम, वो हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। सोवियत संघ यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया है, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श को हमने पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया है।
फ्रांस के संविधान से लिया है गणतंत्रात्मक ढांचा, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उसका नारा भी था स्वतंत्रता, समता और बंधुता। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान के संविधान से लिया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए और उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखी है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।